हमारा मिशन है कि इंडिया को 2050 तक कैंसर मुक्त बनाना। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग से % से ज़्यादा कैंसर हमारे स्मोकिंग और पान चबाने से। इस वर्ड को लेके बहुत फियर है, तो हमने कैंसर मुक्त भारत एक कैंपेन लॉन्च किया। बहुत लोग कैंसर का नाम सुन के काफ़ी निराश हो जाते हैं कि कैंसर मतलब ज़िंदगी खत्म। मैं अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पर हमें मैक्सिमम केसेस स्टेज 1 या 2 में मिलता है, अबाउट 80%। ओके। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वही 80% हमें एडवांस स्टेज में मिलता है। जो कैंसर है, हर हफ्ते हर महीने हमें एक नया ट्रीटमेंट, हमारा ट्रीटमेंट ही बेसिकली पैराडाइम चेंज हो जाता है। हमने जो अपनी हॉस्पिटल का जो डिज़ाइन बनाया, यूएस के अंदर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें अमेरिका, ये इंडिया से गई अमेरिका, वहाँ जाके पॉपुलर हुई योगा एंड ऑल दीज थिंग्स। आज के दिन मैं एडवोकेट करता हूँ हर एक पेशेंट को कि आप जरूर लो, बट कैंसर के अंदर हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं, कैच 22। कैंसर सबसे ज़्यादा किस कंट्री में होता है ये लोगों को? इंडिया की अगर बात करूं तो अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी कि इंडिया इज बिकमिंग द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट में। आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर आशीष गुप्ता। इनके बारे में मैं चाहता हूँ स्पेशली थोड़ा सा आपको बताऊं। इन्होंने अपनी जो प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल की पढ़ाई जो भी किया है ये यूएस में कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने इंडिया आने का फैसला किया। इनके पेरेंट्स ने इनको बोला कि जाओ आप इंडिया में पढ़ाई करना, क्योंकि मुझे भी लगता है शायद आप मे बी आप भी फर्स्ट टाइम ऐसा सुन रहे होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम यहाँ पे 12th की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम यूएस जाते हैं पढ़ाई करने के लिए या अदर कंट्री जाते हैं मेडिकल के, स्पेशली मेडिकल पढ़ाई के लिए। कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं कि शायद हमारे कंट्री में मेडिकल की पढ़ाई बहुत कॉस्टली है और इंडिया के बाहर कॉस्टली नहीं है। तो इस पॉडकास्ट से आपको ये ज़रूर सीखने को मिलेगा। मेडिकल में एज अ करियर आप काम करना चाहते हैं या मेडिकल में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। और जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर आशीष गुप्ता, ये एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और रोजवेल पार्क में ये काम कर चुके हैं। इनका एक मुहिम है इंडिया को कैंसर मुक्त बनाना। देखो मुहिम इन्होंने चलाया, लेकिन मुझे क्या लगता है ना, हमें भी अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। एज अ व्यूअर, एज अ होस्ट, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। कैंसर से मैंने कई स्टोरी ऐसी देखी है, कैसे कई ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पर ना पूरा घर बर्बाद हो गया, फाइनेंशियल पूरा क्रैश हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, कैसे इसको क्योर करना है, किस किस प्लेटफॉर्म पे हमें टेस्ट कराने चाहिए या कितने सालों में टेस्ट कराना चाहिए, क्या क्या सिम्टम होता है, वो सारी चीज़ों पे इसमें डिटेलिंग में बताया गया। डॉक्टर आशीष ने ये भी बताया कि आप इंडिया में रह के भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हो और अच्छी नीयत हो ना तो आप अच्छा कार्य कहीं भी कर सकते हो। उनके साथ उनकी फैमिली में 5 से 6 भाई बहन हैं जो सब के सब सेम प्रोफेशन में, और वो प्राउडली कह रहे थे और मुझे भी लगता है ये मैं भी प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा कि किसी एक ही फैमिली में कैंसर से स्पेशलिस्ट सारे हों। कैंसर के बारे में इनके पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स हैं। देखो कैंसर के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन इन्होंने बताया जैसे लाइक यूएस में हम जाते हैं कैंसर के इलाज के लिए, अब शायद हमें यूएस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कोई भी अदर कंट्री हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो जो वहाँ पे एडवांस लेवल की मशीनें हैं वो सारे इंडिया में बेस्ट दिल्ली में ही अवेलेबल है। तो ये पॉडकास्ट उन सभी फैमिली के लिए है, या आप उन सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को फॉरवर्ड कर सकते हो जो भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। कैसे क्योर करना है, कब कब क्या टेस्ट मैंडेटरी है, वो सारी चीज़ों पे इनमें पूरी डिटेल में बात हुई है। तो मैं चाहता हूँ आप इस पॉडकास्ट को ध्यान से और सारे फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें जो भी इस टाइप की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। तो थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे शो PWS में। कह सकते हैं कि इस महीने कुछ ज़्यादा ही हम लोग डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, और मैंने आपका बैकग्राउंड भी पता किया, पीछे आप पहले यूएस वगैरह में रहते थे, तो यूएस में रहते थे और इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा है सर? कमाल का है, आई थिंक वेरी आई ओपनिंग। अमेरिका के अंदर जन्म हुआ, वहीं पर आई स्टडीड जब तक
12th क्लास तक, और फिर जब इंडिया आए MBBS के लिए, हम वैसे घूमने आते थे हाँ। 2 महीने 3 महीने गर्मियों की छुट्टियों में, बट फिनोमिनल एक्सपीरियंस। मेरे से लोग पूछते हैं कि यार वो क्या एक बात है, क्या फ़र्क है कि इंडिया आए, इंडिया में 6 साल पढ़ाई करी, MBBS गाँव में रोहतक में पढ़े, तो क्या डिफरेंस लगा? आई थिंक बहुत सारे फ़र्क हैं, बट अगर एक बात बतानी होगी, आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस इज कि जो अमेरिका में पले बड़े होके जो हमें नॉर्मल लगता था, हम तो चलो बहुत लकी थे, एक काफ़ी बड़ी जॉइंट फैमिली थी, काफ़ी पेरेंट्स का काफ़ी प्रभाव था, बट उसके बाद भी जो हमें वहाँ पे नॉर्मल लगता था, उसकी डेफिनेशन इंडिया आए बिना, यहाँ के कॉलेज में पढ़े बिना वो समझ में नहीं आ सकती। जब बच्चे उठते हैं और टीचर आती है तो उसको विश करते हैं, हाँ। या जब आप कॉलेज में घुसते हो और वो जो बड़े छोटे का थोड़ा सा रिस्पेक्ट है, कि आप चाहे उसको रैगिंग मानो, चाहे आप उसको खेलकूद मानो, बट वो जो यहाँ की जो वो है ना टेक्निक्स है, काइंड ऑफ आपको एक घुल मिलने की, एक थोड़ी रिस्पेक्ट पैदा करने की, आई थिंक दैट गोज अ ह्यूज वेज, जो हमें अमेरिका में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, कि वहाँ टीचर पढ़ा रहा है, हम वहाँ खाना खा रहे हैं। यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते ऐसे, बट यहाँ पर आए बिना उन चीज़ों को नहीं समझ सकते। सो इसलिए आई थिंक द डेफिनेशन ऑफ व्हाट वाज नॉर्मल really changed, and I think I'm kind of very lucky to have had the experience. और दूसरा, जो बच्चा एक बार इंडिया में एडजस्ट हो जाए, वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो यहाँ पे पले बड़े बच्चे हैं, या जिनको यहाँ की मिट्टी का टेस्ट है, वो दुनिया में कहीं पे भी आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। इसलिए अब गर्मी है, सर्दी है, एसी है, एसी नहीं, पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम बिना एसी के भी रह सकते हैं। सो आई थिंक दैट वैसे ये सब फेस किया है सर आपने, विदाउट एसी, लाइट जाना, ये सब? हाँ, रोहतक के अंदर बंदर कूदते थे, तो मुझे ध्यान है हम अभी भी डंडा लेके निकलते थे बाथरूम जाने के लिए, बिकॉज बंदर क्रॉस करते थे हमारे हॉस्टल्स के अंदर। और एग्जाम होता था तो वहां पर जो इमरजेंसी लाइट होती है, पढ़ना है तो लाइट चलेगी, पसीना टपक रहा है, पर पढ़ना है तो इमरजेंसी लाइट के अंदर पढ़ रहा। तो ये सब चैलेंजिंग था सर क्या? क्योंकि आप कहते हैं ना बचपन से यूएस में रहे हो, कई बार होता है हमारे कंट्री में, जैसे यहाँ पढ़ के ना लोग डेवलपमेंट के लिए जाते हैं अदर कंट्री, कि अच्छा पढ़ूंगा, अच्छा सीखूंगा, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ऐसा फेस कर रहा हूँ, जो 12th तक की पढ़ाई यूएस में करके आप इंडिया में आके मेडिकल की तैयारी की हो, मतलब कैंसर के आप अच्छे खासे नामी डॉक्टर हो आप। नहीं, आई थिंक चैलेंजिंग नहीं है। आई थिंक द ओनली डिफरेंस इज कि क्यों किया, वो अगर एक बार बात क्लियर हो जाती है, जैसे अगर बच्चे यहाँ पर MBBS की तैयारी करते हैं, PMT की, नीट की, उनको पता है इनको क्या करना है, तो वो 18 घंटे 25 घंटे भी वो पढ़ते हैं। हमें क्लियर था कि मैं और जो मेरे सिबलिंग्स जब इंडिया आए, कि हमारे फादर ने हमें कह के भेजा था कि इंडिया में 2 बातें हैं। पहली बात तो जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, बाबा जी अम्मा के साथ जो टाइम लगाओगे, इनवैल्यूएबल है। और अभी मैं चाहे पढ़ाई में देखूं, चाहे कैंसर में देखूं, चाहे पेशेंट के साथ इंटरेक्शन में देखूं, या कैंसर के इलाज में देखूं, दैट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट रियली हैज मेड अ ह्यूज डिफरेंस। तो इसलिए वो बात क्लियर थी, इसलिए आई कैन टेल यू, इतना मजा आया, इट्स इनडिस्क्राइबेबल। मतलब कह सकते हैं कि पापा का लगाव फादर का बहुत ज़्यादा था अपनी कंट्री से, तो शायद उन्होंने यही प्रेफर्ड किया होगा कि आप जाओ पहले अपने देश की सेवा करो। नहीं, बिल्कुल। आपने बताया सिबलिंग्स भी आपके साथ हैं, तो कौन कौन है फैमिली में जो आपके साथ जुड़े? हम 6 भाई हैं जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या अभी ट्रेनिंग के अंदर हैं। So, I think we're very lucky to have, probably be one of the only families in the world जिनके 6 brothers are all medical oncologists. Yeah, all medical oncologists. एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम ये सुन रहा हूँ क्योंकि कई बार मूवी में ही देखा है आज तक ऐसा कि हस्बैंड वाइफ या फादर और अंकल में भी 4 लोग, या मदर भी हो सकते हैं, 4 लोग का तो देखा है, लेकिन 6 लोगों का सच में नहीं देखा। और सेम प्रोफाइल में होता क्या है, वुमेन होते तो गायनेकोलॉजिस्ट है ना, कैंसर में सबके सब है। तो क्या प्लान कर रहे हो आप आगे? आई थिंक हमारा जब हम वापस इंडिया आए तो पर्पस था कि वी रियली वांटेड टू सर्व। जो इंडिया में सर्व की और अपने लोगों को सर्व करने की जो अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक वो और कहीं नहीं मिल सकती। और खासकर एक ऐसे फील्ड में जैसे कैंसर, जिसकी डेवलपमेंट इतनी रैपिड हुई है पिछले 5 साल में, आई डोंट थिंक और कोई ऐसा फील्ड है। जैसे कार्डियो में स्टेंट्स वगैरह काफ़ी सालों से हैं, शुगर में इंसुलिन, उसकी दवाइयाँ भी अच्छी खासी काफ़ी सालों से हैं। बट जो कैंसर है, हर हफ्ते हर महीने हमें एक नया ट्रीटमेंट, हमारा
ट्रीटमेंट ही बेसिकली पैराडाइम चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हमने देखा कि कैंसर एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है सर्व करने का। बहुत लोग दुखी हैं, कंफ्यूज्ड हैं, हमारे पास ऐसी बहुत चीज़ें हैं, सारी महंगी नहीं हैं, जो अगर हम करें इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एंड दैट रियली ड्रोव अस बैक to come to India and to serve and to set up a cancer hospital here. ओके, तो कैंपेन के लिए आप क्या क्या प्लान कर रहे हो, मतलब क्या क्या स्ट्रैटेजी है जो लोगों को अवेयर कर सके हो? और मैं तो चाहता हूँ खैर कैंसर मुक्त ही हो इंडिया, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? That's a very good question. हमारा मिशन है कि इंडिया को 2050 तक कैंसर मुक्त बनाना है। अब जब इंडिया आया मैंने देखा कि यहाँ पर हमारे जो टेस्ट हैं, बेसिक कैंसर के टेस्ट हैं, जो 20 साल 50 साल से चले आ रहे हैं। अमेरिका में देखा कि वहाँ 80-90% लोग करवाते हैं। यहाँ देखा कि लेस देन 1 या 2%। इवन दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में जहाँ पर अस्पतालों की भीड़ है, जहाँ पे टेस्ट है, डायग्नोस्टिक सेंटर है हर गली में, हर कोने पे, तो देखा कि लोग खाम में कैंसर से उनकी डेथ्स हो रही हैं। दूसरा देखा कि उनको सिम्टम्स का नहीं पता है कि वो क्या सिम्टम है, और वो जब तक गांठ बहुत बड़ी नहीं हो जाती है, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 1.5 साल भी, जब तक उसको बहुत पेशेंट्स दिखाते नहीं है। ये देखा कि वो जब तक सिम्टम्स एडवांस नहीं हो जाते, क्योंकि अवेयरनेस की काफ़ी कमी है, और तीसरा फियर बहुत है, इस वर्ड को लेके बहुत फियर है। तो हमने कैंसर मुक्त भारत एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसके अंदर हमने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया, जो इंडिया में, पूरे इंडिया के अंदर कोई भी एनी टाइम दे कैन कॉल दैट नंबर एंड गेट अ फ्री सेकंड ओपिनियन। ओके, कि कोई क्वेश्चंस है, कोई मिथ्स हैं कैंसर के बारे में, तो एक टीम है हमारी गुड़गांव में बैठी हुई है, डॉक्टर्स की टीम है, हम अवेलेबल हैं उनके सवालों को आंसर करने के लिए। दूसरा, वी वांटेड टू रीच आउट टू द यंगस्टर्स आल्सो, तो हमने स्कूल्स के अंदर, RWAs के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर वी प्रोवाइडेड फ्री अवेयरनेस कैंप्स, कुछ इन पर्सन, कुछ जूम पे, जब अभी कोविड चल रहा था, कि हम लास्ट पर्सन तक पहुंचे और रियली ड्राइव करें कि आपके पास सिंपल टूल्स हैं अपने हाथ में टेस्टिंग के लिए, सिम्टम्स के लिए, और होप है ट्रीटमेंट्स के लिए। क्योंकि बहुत लोग कैंसर का नाम सुन के काफी निराश हो जाते हैं कि कैंसर मतलब जिंदगी खत्म, बट ऐसा अब नहीं है। ऐसा 10 साल पहले था, 20 साल पहले था, इसलिए वो पुरानी सोच कुछ हद तक अभी भी चली आ रही है, बट द टाइम्स आर चेंजिंग। और दिस वाज द ड्राइविंग मिशन बिहाइंड कैंसर मुक्त भारत, कि हम कंट्रोल ले सकते हैं, हम टेस्टिंग करवा सकते हैं, हम अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे तो कैंसर को रोक सकते हैं, जैसे और देशों ने करा है। ओके, तो कैसे कि मतलब फर्स्ट स्टेज की अगर बात की जाए, जिसे नॉर्मल डिटेक्शन कह सकते हैं, कैसे पता चले लोगों को, मतलब किस टाइप का अवेयरनेस होगा उनको? क्या हर चीज़ का वीडियो दिखाया जाएगा, डेमो दिया जाएगा, किस टाइप का होगा ये अवेयरनेस? पहली बात तो ये है कि आपको कौन से टेस्ट कब करवाने चाहिए। हमारे पास ऐसे 4, 5, 6 टेस्ट हैं जो अगर आप, क्योंकि कैंसर के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो वहां पर हमें मैक्सिमम केसेस स्टेज 1 या 2 में मिलता है, अबाउट 80%। ओके, जब कैंसर इज हाईली क्यूरेबल, एक गांठ है, वेरी 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 इजी टू क्योर, वेरी इजी टू ट्रीट, बट हमें इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो वही 80% हमें एडवांस स्टेज में मिलते हैं, स्टेजेस 3 या 4, जब कैंसर बड़ा या फैल चुका होता है। तो इसके पीछे अवेयरनेस कह सकते हैं। हाँ, और इसके पीछे क्या कारण है, मैंने सोचा कि जब इंडिया है, मैंने कहा क्या फर्क क्या है दोनों देशों में। फर्क ये है टेस्टिंग एंड अवेयरनेस, 2 कारण है कि वहां पर आम आदमी भी अपने टेस्ट करवाता है। यहाँ पर हम टेस्ट करवाने से कुछ ना कुछ, जैसे मैं पेशेंट से पूछता हूं तो हिचकिचाहट होती है कि अगर जब तक तकलीफ नहीं है, जब तक मैं कहीं जाऊंगा फिर कोई बीमारी निकल जाएगी, इससे अच्छा कि मैं अपने घर पे ही बैठूं। बट कैंसर के अंदर हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं, catch-22, कि जितना जल्दी उसको पकड़ेंगे उतना आसान उसका क्योर और उतना सक्सेस उसका क्योर। स्टेज 1 के अंदर ऑलमोस्ट 90-100% मैनी कैंसर्स के अंदर वेरी इजी टू क्योर, ठीक है, कोई खास खर्चा भी नहीं, इजी ट्रीटमेंट। बट अगर हम वेट करें जब तक हमारे सिम्टम्स डेवलप होंगे, दर्द होगा, कहीं से खून आएगा, हमें कोई और परेशानी होगी, शरीर पतला होगा, एटसेट्रा, जब तक सिम्टम्स आर ऑलरेडी एडवांस्ड। तो अगर हम सिंपल टेस्टिंग, सिंपल वैक्सीन्स और सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स को अपनाएं तो ये बीमारी इतनी नहीं बढ़ेगी। ओके, आयुर्वेदा से भी कैंसर ठीक होता है क्या सर? आयुर्वेदा हमारी एक पुरानी साइंस है, हमारी एक पुरानी सभ्यता है। हमें ये पता है आज के दिन कि जो मॉडर्न मेडिसिन हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, सर्जरी हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी, और जो आज के दिन कई सारे नए इलाज आए हैं,
दीज आर ऑल बैक्ड बाय वेरी रिगरस स्टडीज। ओके तो ये तो सारे काम करते हैं। आयुर्वेदा के अंदर चैलेंज क्या है कि उसकी स्टडीज करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम आई एम एक्चुअली बिग बिलीवर इन योगा, आई एम अ बिग बिलीवर इन दीज थेरेपीज, क्योंकि आई स्पेंड अ ईयर डूइंग योगा। मैंने आज से 20 साल पहले, एक साल जब मैं 10th क्लास में था, तो मैं बेंगलोर आया था अमेरिका से 1 साल की योगा की ट्रेनिंग करने एट अ योगा यूनिवर्सिटी। तो मैंने खुद फर्स्ट हैंड देखा है कि लोगों को बैक पेन है, अस्थमा है, इवन कैंसर है, तो योगा और जो ये ऑल्टरनेटिव हम थेरेपीज बोलते हैं, चाहे आयुर्वेदा हो गया, चाहे होम्योपैथी हो गई, बहुत हेल्प करती है। बट इनको हमें कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करना है। हमें मॉडर्न मेडिसिन, कीमोथेरेपी, सर्जरी, आप कुछ भी कहो, वो उसके साथ इनको जोड़ेंगे तो उसकी पावर बढ़ती है, उसकी पावर बढ़ती है। जैसे अभी एक पेशेंट ने पूछा मेरे से कि डॉक्टर साहब वो नीम के पत्ते और नींबू का पानी और खाना कम खाना और हल्दी, इनसे मैंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने प्रूव करा है कि ये चीजें काम करती हैं। और रिसेंटली शायद सिद्धू पाजी की वाइफ का मतलब बढ़िया एग्जांपल है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छा एग्जांपल है, बिकॉज अच्छा एग्जांपल है कि उन्होंने कैसे साथ में उन्होंने सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट जहां तक हमें पता है अपनाए। उन्होंने सर्जरी करवाई, कीमोथेरेपी ली, सारे मॉडर्न अच्छे इलाज करवाए और उसके साथ इनको जोड़ा, क्योंकि इनके अंदर हमें पता है नेचुरल कैंसर फाइटिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, कैंसर फाइटिंग विटामिन्स, कैंसर फाइटिंग मिनरल्स हैं जो हमारी कैंसर ट्रीटमेंट में के अंदर मदद करती हैं। वो कितना करती हैं उसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, बट एक कैंसर पेशेंट के लिए जैसे कहते हैं ना कि कोई एक थोड़ी सी होप मिल जाए, वो तो वो तिनके का सहारा कह सकते हैं लास्ट में। तो खैर कैंसर पेशेंट ऐसे डूब तो नहीं रहे वो आई थिंक पुरानी बात है, पर अब उनको कम से कम उनको फायदा होता है इस चीज से। तो इसलिए हमने जो अपनी हॉस्पिटल का जो डिजाइन बनाया, यूएस के अंदर क्या हुआ, ये सारी चीजें अमेरिका, ये इंडिया से गई अमेरिका, वहां जाके पॉपुलर हुई योगा एंड ऑल दीज थिंग्स, और फिर वहां से फिर अब वापस इंडिया आ रही हैं। तो हमने अपने जब हॉस्पिटल का सिस्टम बनाया तो उसके अंदर वी मेड श्योर कि हम एक फुल ट्रीटमेंट दें पेशेंट को, बिकॉज कैंसर का बेस्ट मेडिसिन और वो सब करें, बट साथ साथ डाइट, योगा, ये सारी थेरेपीज का योगदान करें जिससे बेस्ट आउटकम मिले हमारे पेशेंट को। ओके क्योंकि ना पता है क्या होता है, मुझे क्या लगता है ना, हर कोई कैंसर के बारे में ना या तो मीथ कह सकते हो, लोगों को लगता है कि एक अच्छा खर्चा करो और यूएस में जाओ, अच्छा इलाज हो जाएगा। हर किसी के पास ना यही ऑप्शन है। मैं देखता हूँ जो भी हमारे जानकार में है और अच्छा वेल सेटल्ड है तो वो यूएस ही प्रेफर करते हैं। सेलिब्रिटी की ही बात कर लो, हर कोई यूएस ही जाता है। तो हम क्या ऐसा करें कि इंडिया में भी अफोर्डेबल हो और लोगों को ना ट्रस्ट हो, सबसे पहली बात तो, कि हाँ यहाँ पे मेरा क्योर हो सकता है। बिल्कुल, आई थिंक हमारा जो ड्रीम था हमारे ब्रदर्स का यही था कि अब अमेरिका किसी को नहीं जाना पड़े। सो जो हॉस्पिटल हमने खोला इट वाज राइट नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट, कि अब कोई एयरपोर्ट जाने से पहले एक बार सोचे कि देखो हमारा ड्रीम वही है कि वही इलाज हम इंडिया में प्रोवाइड कर पाए। पहले की बात करूं तो पहले गैप बहुत था। पहले अमेरिका में कोई दवाई आती थी, इंडिया में आने में 20 साल, 10 साल, 5 साल लगते थे। आजकल वहां कोई दवाई आती है, सो टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम कि वो दवाई इंडिया में आए। तो आई थिंक अब द गैप इज सर्टनली नैरोइंग, और जो प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं वो अमेरिकन डिजाइन पे, अमेरिकन बेसिस पे सारे बेस्ड हैं। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि अब आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया में ही इलाज कराओ, अपने देश में ही इलाज कराओ, आपका इलाज अच्छा होगा। एक चीज और है सर जो मुझे बेसिकली ना कह सकते हैं अंदर से ना बिल्कुल हिट करता है, कि हम सबसे प्राचीन कह सकते हैं, हमारी ग्रंथ प्राचीन है, वहाँ पर ना हर चीज़ का क्योर भी दिया गया, आपने योगा भी मेंशन किया हुआ है। तो क्या लगता है हम मेडिसिन वो बना नहीं पाए अपने पास, क्योंकि हमें हर कुछ ना बाहर से ही बाय करना पड़ रहा है। वो सिस्टम में भी कुछ बदलाव आप देख रहे हो आगे चल? बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क है। अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो ये दवाइयाँ बना रही हैं और एक मच लोअर कॉस्ट पे बना रही हैं जो यूएस में बनती थी। और अगले हम 2, 3 से 4 साल में देखेंगे कि जो पिछले 5 साल में जो नई दवाइयाँ आई हैं वो भी काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। तो लोग सोचते हैं कि कैंसर का इलाज काफ़ी महंगा है, बट वो पहले से बहुत सस्ता हो रहा है और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं पेशेंट्स के पास जिससे वो अपना पूरा इलाज करवा पाए आज के दिन। ओके, क्योंकि मैं मेडिक्लेम लेता हूँ तो स्पेशली वो सारी चीज़ें पूछा जाता है, टिक लगवाते हैं वो कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, सर्जरी कराए हो नहीं कराए हो। लेकिन कई बार होता है ना अपने यहाँ तो सिस्टम ये भी है सर कि ये नहीं कवर करते हैं, हम ये नहीं कवर, कुछ कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। आज के दिन मैं एडवोकेट करता हूँ हर एक पेशेंट को कि आप जरूर मेडिक्लेम लो, बिकॉज जिस मात्रा से कैंसर बढ़ रहा है
मेडिक्लेम एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है जो आज अब देखें तो अगर हम 5 साल पहले देखें तो बहुत बहुत कम लोगों के पास होता था बिल्कुल इंडिया सर, में। मेरे हिसाब से पूरा घर बेचने की नौबत आ जाती है लोगों को, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है। बिल्कुल। बट अब ऐसी और स्कीम्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयुष्मान कार्ड है। तो पहले सिर्फ जो लोअर इनकम वाले हैं उनके लिए शुरू हुआ था, अब वो एडवांस होके जो 70 ईयर्स एंड अबव हैं उन सब के ऊपर वो स्कीम लागू हो गई है। तो ये हमने देखा है कि कैंसर पेशेंट्स को बहुत मदद करती है, क्योंकि एक अच्छा बकेट मिलता है, एक अच्छा सम मिलता है जिसके अंदर कैंसर का काफ़ी इलाज हो जाता है। थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में बताओ सर, क्या मतलब कॉस्ट क्या आता है इनका, और एक कैंसर का इलाज कराना हो किसी को, जैसे लाइक मैं अभी स्टेज 2nd 3rd ही कर लेते, तो क्या खर्च होता है उनका? कैंसर का इलाज क्या है सुधांशु जी, कि इसके अंदर अब इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि पहले हम सोचते थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे कॉमन इंडिया में कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, उसका एग्जांपल लूँ, तो पहले हम सोचते थे अगर ब्रेस्ट में गांठ है तो हम इसका ऑपरेशन कराएं, फिर उसकी कीमो दें, फिर इसकी रेडियो दें और इलाज खत्म। अब हमें पता है कि ब्रेस्ट कैंसर जैसे हमारे थंबप्रिंट सबके अलग अलग हैं, आपका अलग है, मेरा अलग है, मैं आप अलग हो, मैं अलग हूँ, ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर के भी हर एक पेशेंट अलग अलग हैं। ओके। और उनका पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट हम उनको देते हैं। किसी पेशेंट को कीमो की जरूरत होती है, किसी को जरूरत होती नहीं। ऐसे कई पेशेंट हैं मेरे कि उनकी सर्जरी हुई, कीमो हमने दी नहीं उनको, बिकॉज अब ऐसी एडवांस टेक्निक्स हैं जिसके से हम पता करते हैं कि आपको कीमो फायदा करेगी, कि आपको उसकी जरूरत है ही नहीं, कि आपको रेडियो की जरूरत है, आपको रेडियो की जरूरत नहीं, सर्जरी की जरूरत है, सर्जरी की जरूरत नहीं है। तो इन सब फैक्टर्स पे रियली डिपेंड्स कि आपके कैंसर का ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग क्या आएगी। हाँ, तो वो सब वेरी करता है कि कॉस्टिंग क्या आएगी। बट अगर मैं पहले से कंपेयर करूं कि पहले फॉर एग्जांपल एक टैबलेट आती थी कैंसर की महीने की 1 लाख रुपए की, अब वो 5,000 रुपए की रह गई है। सो गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, कंपनीज के जो जेनेरिक ड्रग्स बना रही है इंडिया में, बहुत इनिशिएटिव्स, बहुत कोशिश करी है कि वो इन दवाइयों की कॉस्ट को कम पे लेके आए। और इंडिया में ऐसी बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं कि कोई दवाई 2 लाख रुपए की फॉर एग्जांपल अमेरिका में है, तो उसकी डोज कम करके देखें कि क्या वो दवाई उतना ही काम करती है। और फॉर एग्जांपल हेड एंड नेक कैंसर के अंदर, जो इंडिया में ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ कैंसर, इस हिस्से का कैंसर, ये उन्होंने पता किया है कि वो दवाई अगर हम 1/5 डोज में भी देते हैं, 40 mg वर्सेस 200 mg, जिसकी 5 गुना कॉस्ट है, तो वो ऑलमोस्ट उतना ही काम करती है। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स अब आए हैं जिससे हम कॉमन मैन तक जो बेस्ट थेरेपीज हैं उनको लेके जाएं। सर, कुछ कंट्री वाइज हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैंसर सबसे ज़्यादा किस कंट्री में होता है ये लोगों को? इंडिया की अगर बात करो तो अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी कि इंडिया इज बिकमिंग द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर कैंसर इज इंक्रीजिंग मोर देन सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज। कुछ मेजर इशू या मेजर प्रॉब्लम बता सकते हैं जिससे ये इशू इतना डेवलप हो गया? बिल्कुल, हम इतने काम हम अपने रूटीन में करते हैं जिनसे कैंसर होता है, पर हमें पता ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल स्मोकिंग से 40% से ज्यादा कैंसर हमारे स्मोकिंग और पान चबाने से होते हैं, जो हर गली में हर दुकान पे पान मिलता है। पान और पान मसाला जिसके अंदर जर्दा होता है, बीटल नट होता है, टबैको होता है। तो उससे ओरल कैंसर अमेरिका में आप ये लगा लो कि 2% होंगे, यहाँ पर 50% है। इतना फर्क है बिकॉज यहाँ पर पान मसाला चू करने का और स्मोक करने का काफी लोग करते हैं, काफी लोगों का हैबिट है। तो मेजर कॉज ऑफ मेनी कैंसर, नॉट जस्ट लंग कैंसर। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्मोकिंग से लंग्स का कैंसर होता है, सिर्फ हेड एंड नेक होता है, नहीं, बहुत सारे कैंसर होते हैं स्मोकिंग से, ईसोफेगस का, कोलन का, एटसेट्रा। दूसरा है कि कोई 15% हमारे कैंसर्स होते हैं बिकॉज ऑफ वायरसेस। आज के दिन हमारे पास वायरसेस हैं जिनकी अब वैक्सीन भी आ गई है, जो इनकी वजह से होते हैं। 14 से 15% कैंसर होते हैं मोटापे के कारण। ओके, राइट। अभी तक हमें लगता था कि मोटापा भी कैंसर के रीजन है। बिल्कुल 12-13 कैंसर्स कॉज होते हैं मोटापे से। फिर कुछ हमारे जेनेटिक कॉजेज हैं। कुछ आज के दिन अगर आप दिल्ली और बॉम्बे की बात करो तो यहाँ पर पोल्यूशन इज अ बिग कॉज ऑफ कैंसर, कि जो केमिकल्स हमारी हवा के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे अंदर जाते हैं और बहुत लोगों को इवन स्मोकिंग से ज्यादा हार्म करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, दिल्ली में तो कह रहे हैं ना, अभी रेडियो पे मैं कुछ दिन पहले ही सुन रहा था, हर कोई मतलब जो सिगरेट पी रहा है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो नहीं भी पी रहा वो भी 50 के अराउंड वो रोज स्मोक कर रहा है। मतलब ये तो खुद में सरप्राइजिंग है कि बिना पिए आप 50 के करीबन आप सिगरेट इनहेल कर रहे हो आप। नहीं, एब्सोल्युटली। इसीलिए कुछ तो सर सेलिब्रिटी भी प्रमोट कर रहे हैं गुटखा पान मसाला, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक बहुत कॉमन हो रहा है। जैसे लंग्स की बात करें तो इंडिया में देखा कि इसी वजह से
10 साल कम उम्र पे इंडिया में लंग कैंसर हो रहा है वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसका कारण अ बिग रीजन कि हमें इंडिया में 10 साल पहले मिलते हैं लंग कैंसर एवरेज एज इज बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन। उस सेलिब्रिटी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे वो पान मसाला गुटखे की बहुत ऐड करते हैं। हाँ काफी लोग जो उनको फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंस होके, वो भी स्वैग में खाते हैं ना। बिल्कुल। वो क्या कहते हैं, दाने दाने में केसर का रंग कुछ। नहीं आई थिंक अगर मैं 50 साल पहले की बात करूं तो सिगरेट स्मोकिंग में भी ऐसे ही था। पहले इसको कूल माना जाता था, फिर धीरे धीरे पता चला कि बहुत हानिकारक है, तो इसके रेट तो आज भी हमारे यंगस्टर कूल ही मानते हैं। पर हाँ देखो, अब हर कॉलेज मतलब पीते हैं, आपने भी देखा ही होगा इनफैक्ट रोहतक में। बिल्कुल देखा है रोहतक में। नहीं बिल्कुल। उनको कुछ सजेशन भी साथ साथ दे सकते हो सर, तो प्लीज आप बताओ। नो एब्सोल्युटली। हमें लगता है कि स्मोकिंग और पान मसाला, जैसे मैं जब कभी ओला या उबर में होता हूँ तो अगर कोई ड्राइवर यू नो चू कर रहा होता है तो मुझे ध्यान है, अभी मैं कहीं से कहीं सेंट्रल दिल्ली के अंदर जा रहा था एंड एक ड्राइवर चू कर रहा था, तो मैंने कहा भैया मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ, अब मेरे साथ कभी कैंसर के वार्ड में चलिए, वहां पर जितने मरीज हैं जिनको इस हिस्से का कैंसर है, आधे से ज्यादा मरीज, उन सब ने पान चबाया हुआ है, सब ने स्मोक किया हुआ है। आपको ये नहीं चाहिए, आप छोले भटूरे खाओ, समोसे खाओ, आपको ये इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। इंडिया में पूरे दुनिया इंडिया आई थी स्पाइसेस ढूंढने के लिए। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर हमारे इतने फ्लेवर्स हैं, आप इस फ्लेवर को छोड़ दो, ये आपको कोई फायदा नहीं करेगा। सो आई थिंक रियली, तो फिर उसने वो पैकेट निकाला, मुंह से थूका और उसको अपनी गाड़ी से बाहर फेंका, and he said I won't smoke again or I won't chew this again. So I think वो अवेयरनेस की जरूरत है। तो मैं पहले तो उनके लिए क्लैप करना जरूर चाहूंगा, क्योंकि आप कह रहे हो अभी जब 5-6 साल हुए शायद इस कैंपेन को स्टार्ट किए हुए, और आपने एक को सही भी कर दिया ना, एक्चुअली हटा दिया उनको, मतलब नेक्स्ट स्टेज पे वो आ नहीं पाएंगे। अब कैंसर को लेकर सर लोगों में ना काफी सारे कंफ्यूजन है, मतलब लाइक फोटो या वीडियो में भी दिखाया जाता है ना, गंजे हो जाते हैं, तो क्या बाल टूटता है या कुछ सर्जरी का पार्ट होता है ये? नहीं कैंसर क्या रहा है, लोगों को लगता है कि बाल झड़ेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कीमोथेरेपीज होती हैं जिनसे बाल हमारे जाते हैं, और कुछ होती हैं जिनसे बाल बिल्कुल भी नहीं जाते हैं कैंसर के अंदर। और दूसरी चीज ये है कि आज के दिन हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कोल्ड कैप बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, जो इस एरिया को ठंडा करते हैं, जिससे बाल झड़ने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। कह सकते हैं हाई रेडिएशन के कारण ये अगर करना भी पड़ता हो तो इसीलिए करना होता है। वो जो बाल झड़ते हैं हमारे कैंसर के अंदर, वो इसलिए झड़ते हैं क्योंकि कैंसर बेसिकली क्या है, एक गांठ है, ठीक है, और वो गांठ धीरे धीरे बढ़ रही है, और जो सेल्स हमारे कैंसर के जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही हमारे बाल के सेल्स हैं, ऐसे ही हमारे नाखून के सेल्स हैं, ऐसे ही हमारे अंतड़ियों के सेल हैं। तो इसीलिए जब हम कोई कीमोथेरेपी देते हैं तो इसीलिए बाल जाते हैं, क्योंकि वो उन सेल्स पे काम करती है तो जो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी रेप्लिकेट हो रहे हो, जो ज्यादा जल्दी बढ़ रहे हो, जैसे कैंसर सेल, साथ में हमारे बाल जैसे रोज उगते हैं, रोज हमारे झड़ते हैं, साथ में हमारे नाखून और पेट के सेल्स। बट ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपकी कीमोथेरेपी से बाल जाएंगे। कुछ एजेंट्स हैं जिनसे जाएंगे, कुछ हैं जिनसे नहीं जाएंगे। तो ये कह सकते हैं सबका अपना अपना एक मतलब यूनिक स्टोरी भी बना रखे लोगों ने। बिल्कुल। ओके सर, कैंसर जैसे मुख्य संस्थान कह सकते हैं रोजवेल, वहाँ पे और यहाँ वाले में कितना फर्क रहेगा, कुछ बता पाओ? क्योंकि मेरे हिसाब से वो कैंसर का हब है ना, तो कहते हैं ना प्रैक्टिस या वहाँ के फैसिलिटी और इक्विपमेंट की बात की जाए तो सेम रहेगा कुछ, या कुछ एडवांस यहाँ भी रहेगा, मतलब जैसे रोजवेल में यूएस वगैरह में है? नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत लकी था कि वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि मैं न्यूयॉर्क से रोजवेल पार्क, जो पूरे वर्ल्ड का एक्चुअली सबसे ओल्डेस्ट कैंसर सेंटर है, जहाँ से ये दवाइयाँ रिसर्च हुई, दवाइयाँ निकली, टेस्ट निकले, जो आज के दिन हम कैंसर के यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा गोल वही था कि हम वही फैसिलिटीज़ इंडिया में लेके आएँ, और उसी तरीके से, चाहे वो जैसे हमने अपने सेंटर के अंदर कुछ इन्फ्यूजन पंप्स लगाए हैं जिसके थ्रू हम एग्जैक्टली मॉनिटर करते हैं कि कितनी कीमो जा रही है पेशेंट को, या हम ट्यूमर बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे मल्टीपल डॉक्टर्स बैठते हैं एक केस को डिस्कस करने के लिए। जो भी नया पेशेंट हमारे यहाँ आता है, मल्टीपल डॉक्टर्स उसके ऊपर बैठ के एक कंबाइंड ओपिनियन देते हैं पेशेंट्स को, चाहे सेकेंड ओपिनियन हो, चाहे हमारे यहाँ जो हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, वी रियली ट्राइड कि पेशेंट को अमेरिका नहीं जाना पड़े। ओके सर, मैं कई ना हॉलीवुड मूवी देख चुका हूँ, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा नाम, डॉक्टर्स करके ही देखा था मैंने एक, उसमें मतलब इतना प्रैक्टिकल करते हुए दिखाया था केस स्टडी के बारे में, मतलब टैब में प्रॉपर डेमो कैसे प्रोसेस करना है, हर चीज़ पे वो टेक्निकल पे एक एक पॉइंट्स पे काम करते हैं वो लोग। तो क्या हमारे यहाँ भी सेम प्रोसेस रहेगा, ताकि मतलब कह सकते हैं ना बिफोर ऑपरेशन
पूरी स्ट्रैटेजी कैसे होगा, प्रोसेस, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर बता पाओ तो आप। नहीं, बिल्कुल। पेशेंट एजुकेशन अमेरिका के अंदर एक काफ़ी बड़ा वो है कि पेशेंट को पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा और उसका पूरा ट्रीटमेंट कैसा दिखेगा अगले 6 महीने, अगले 1 साल। तो हमने वही इंडिया में अपने हॉस्पिटल में कोशिश करी है कि हम पेशेंट को डे 1 पे बता दें कि देखो इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट चलेगा और आपका 360 डिग्री कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होगा। नॉट जस्ट आपकी गांठ का ट्रीटमेंट होगा, बट उसके साथ साथ आपका डाइट का, आपके मेंटल हेल्थ का, आपकी एक्सरसाइज का, आपकी जो भी अलग अलग डॉक्टर्स और इन्वॉल्व, हम आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट दें जिससे आपका आउटकम बेस्ट निकले। ओके सर, वेस्ट दिल्ली में आपको पता होगा बालाजी एक्शन है, नॉर्थ दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, तो क्या लगता है अब नेक्स्ट जो थर्ड द्वारका में अपना आ रहा है, ये किस लेवल का होगा हॉस्पिटल? ये we're very lucky कि we're developing an exclusive only cancer hospital. ओके, बिकॉज वो हमारा फोकस है। वो आई थिंक एक बहुत बड़ी नीड है आज के दिन पेशेंट्स के लिए भी कि इस साइड ऑफ दिल्ली में कोई एक्सक्लूसिव कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। कंप्लीट दिल्ली में बोल सकते हैं ये, या सिर्फ वेस्ट दिल्ली में? सिर्फ वेस्ट दिल्ली के। इसमें सारे कार्ड्स भी वैलिड होंगे जैसा बताया था आपने, आयुष्मान कार्ड ये सब? यस, एब्सोल्युटली सारे कार्ड्स वैलिड होंगे। क्योंकि ना मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था सर, तो उस टाइम आयुष्मान कार्ड कई हॉस्पिटल ने एक्सेप्ट नहीं किया था सर, पीएम कार्ड है नहीं एक्सेप्ट करा। तब हमने ना कस्टमर केयर पे कॉल किया था, तो एक हॉस्पिटल सामने से आया था कॉल कि हाँ हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसा तो नहीं रहेगा अपने हॉस्पिटल में? नहीं, अपने हॉस्पिटल के अंदर यही कोशिश है कि ये सारे पैनल्स, ये सारे कार्ड्स एक्सेप्ट हो, बिल्कुल 100%। बिकॉज हमारा मोटिव था जब इंडिया आए तो हम सर्विस के लिए आए हैं, और वही हर एक पेशेंट इंटरेक्शन में, हर एक पॉलिसी के अंदर हम एब्सोल्युटली कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ सर जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे टिप्स भी बता दो आप, क्योंकि ना कहते हैं ना कैंसर के बारे में बात करना है मतलब फियर वाली बात है कि क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि अवेयरनेस सच में नहीं है हमारे कंट्री में अभी भी। तो यूथ को, और जो ये पान मसाला गुटखा खाते हैं, अगर खाते हैं तो वो क्योर भी कैसे करें, साथ में वो भी सजेस्ट कर दो। नो, एब्सोल्युटली। थिंक कैंसर के अंदर सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि इसका हमारे पास इलाज है, इससे डरना नहीं है। क्योंकि डर के कारण हम डॉक्टर को दिखाने में लेट करते हैं, इलाज नहीं करवाते, पूरा नहीं करवाते, एक्सेट्रा। तो क्योंकि आज वो स्थिति नहीं है जो 10 साल पहले थी, 20 साल पहले थी। कैंसर के लिए आप यूथ खुद ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिससे आपको कैंसर ना हो। वो है लिविंग हेल्थी लाइफस्टाइल। लोग सोचते हैं कि सिर्फ मैं अगर अच्छा खाना खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा तो इससे मुझे हार्ट की प्रॉब्लम और शुगर नहीं होगी। कैंसर में भी उतना ही जरूरी है, बल्कि हो सकता है उससे भी ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि हम अनहेल्दी पैकेट वाला खाना खाते हैं, हम केमिकल्स वाली ड्रिंक्स पीते हैं। इन सब चीजों से वो केमिकल्स हमारे अंदर जाते हैं, हमारे सेल्स को इंजरी करते हैं, फिर वो कैंसर का रूप लेते हैं। तो अगर हम ये फ्रेश खाना खाएं, हम एक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पिए, हम एक्सरसाइज करें जिससे हमारी बॉडी एक रूटीन में रहे, हमारा वेट एक्सेस नहीं हो, तो हमारे हार्मोनल सिस्टम, बॉडी का सिस्टम एक मेंटेन रहेगा, जिससे कैंसर सेल्स डेवलप करने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। तीसरा, हमारे घर में जितने भी लोग हैं सबके कैंसर के टेस्ट जरूर होने चाहिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए। और ऐसे हमारे पास सिंपल टेस्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, चाहे वो पैप स्मीयर हो सर्वाइकल कैंसर के लिए, मैमोग्राफी हो ब्रेस्ट कैंसर के लिए, कोलोनोस्कोपी कोलन कैंसर के लिए, या ओरल एग्जामिनेशन, डेंटल एग्जाम हो हमारे ओरल कैंसर्स के लिए, जो बहुत सक्षम है इन कैंसर को जल्दी पकड़ने में, जब इनका क्योर बहुत आसानी से पॉसिबल है। और आखिरी बात कि हमारे पास जो बहुत सारे अब ट्रीटमेंट्स हैं। पहले हमारे पास एक दवाई होती है सिर्फ कीमो। मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे खेत है फॉर एग्जांपल, तो खेत के अंदर हम अपनी सब्जियां उगा रहे हैं, हमारे नॉर्मल शरीर के सेल्स हैं। अब उसके अंदर हम एक पेस्टिसाइड को स्प्रे करते हैं जब भी कोई वहां कीटाणु आ जाता है। ऐसे ही कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी इज लाइक अ स्प्रे जो हम डालते हैं, तो वो कीटाणु को भी मारती है और कुछ नॉर्मल सब्जी पे भी थोड़ा बहुत असर करती है, जो हमारी पेस्टिसाइड है। ऐसे कीमोथेरेपी है जो हमारी एक दवाई है कैंसर में। बट अब हमारे पास सिर्फ ये दवाई नहीं है, अब हमारे पास इम्यूनोथेरेपी भी है। इम्यूनोथेरेपी दवाई है जो जैसे खेत है, उसके अंदर कुछ डॉग्स होते हैं जो गार्ड करते हैं कि बाहर से कोई आना जाए, और जो अंदर की क्रॉप्स हैं उसको खाना जाए। तो वो इम्यूनोथेरेपी क्या करती है, हमारी बॉडी को ट्रेन करती है कि जैसे ही कोई कैंसर का सेल, जैसे ही कोई बाहर से आना चाहे, इमीडिएटली अटैक करे। तो इसलिए हमने देखा है कि इम्यूनोथेरेपी से ऐसे बहुत स्टेज 4th स्टेज, लास्ट स्टेज के भी कैंसर के पेशेंट हैं जो ऑलमोस्ट क्योर हो गए, जो हम इवन आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले पॉसिबल हम इसको नहीं सोचते थे।
और तीसरी मेन थेरेपी आज के दिन कैंसर में टारगेटेड थेरेपी। हम जो पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं अपने खेत के अंदर, वो सिर्फ उसी कैंसर सेल, उसी कीटाणु पे जाके अटैक करे जो खराब है, बिल्कुल और नॉर्मल को स्पेयर कर दे। तो आज के दिन मैक्सिमम कैंसर्स के अंदर हम इम्यूनोथेरेपी भी यूज कर रहे हैं, टारगेट थेरेपी भी यूज कर रहे हैं, इसलिए टू नॉट लूज होप। ओके, एक और सर, क्या क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड में इनको मतलब टेस्ट करानी चाहिए इस टाइप के? बिल्कुल। अगर एजेस की बात करें तो 21 साल के ऊपर लेडीज को एक सिंपल टेस्ट है पैप स्मीयर, वो करवाना चाहिए हर 3 साल में एक बार। जब हमारी जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए, HPV वैक्सीन, जिससे 6 कैंसर प्रिवेंट होते हैं 9 से 26 साल की उम्र के बीच में, इवन अप टिल द एज ऑफ 40-45। जब हम 40 साल के होते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी करवानी चाहिए साल में एक बार लेडीज को, उससे ब्रेस्ट कैंसर एडवांस स्टेज में नहीं पहुंचेगा। जब हम 45 की एज पे पहुंचते हैं तो कोलन कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी करवानी चाहिए। 50 साल की एज में पहुंचते हैं तो हमें लंग कैंसर के लिए CT स्कैन, अगर हम स्मोक करते हैं या पान मसाला चबाते हैं, खाते हैं, तो उसके लिए ओरल एग्जाम कराना चाहिए किसी भी एज पे। और प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक PSA का सिंपल ब्लड टेस्ट है 45 साल की उम्र पे मेन को करवाना चाहिए। तो ऐसे 5-6 टेस्ट हैं। फर्स्ट आपने जो भी एज बताया, हाँ जी, उस पे करा लिया, बिल्कुल। उसके बाद उसको क्या रूटीन में रखना हर चाहिए? साल, हर 3 साल, हर 5 साल, हर 10 साल अलग अलग टेस्ट का अलग अलग रूटीन है, जो बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो हाँ, तो वो करवाना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब कैंसर सेल बढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, और उनको हम पकड़ लें तो उसका क्योर इज वेरी इजीली पॉसिबल। सर, बच्चों के बारे में भी मैंने सुना है दूध से वगैरह से काफी कैंसर, कुछ उसके बच्चों के बारे में क्योर बता दो, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है तो सच्ची में मुझे खुद भी टेंशन होती है इस चीज की। हाँ, बच्चों के जो कैंसर्स होते हैं काफी हद तक वो जेनेटिक होते हैं। कि जेनेटिक का मतलब कि पिछली फैमिली में कोई हिस्ट्री से या जीन्स के थ्रू आते हैं। अगर दूध वगैरह के थ्रू है तो हो सकता है वो कोई केमिकल्स, कोई कोई बाहर का दूध, अगर उसमें कोई मिलावट वगैरह है तो उसकी वजह से हो। ध्यान हमें ये रखना है कि हम जो मदर है, फैमिली है, साफ खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, और पेस्टिसाइड्स और इन सब केमिकल्स का यूज अपने खाने में से कम करें। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स ना उल्टा हो रहा है, यहाँ से लोग बाहर कंट्री जा रहे हैं, लेकिन सच में जान के अच्छा लग रहा है कि कोई आप बाहर से पढ़ के यहाँ इंडिया में आके और अपनी कंट्री के लिए सर्व करना चाहते हो। डॉक्टर्स की वैसे तो हमारी सोसाइटी में अच्छी मतलब रिस्पेक्ट कह सकते हो, रिस्पेक्टेड लाइफ भी होती है, हर कोई उनकी मतलब तारीफ भी करता है और हर कोई फक्र भी महसूस करता है। तो उसका जीता जाता एग्जाम्पल तो मैं, मेरे सामने आप खुद ही हो। और सबसे बड़ी बात, आज के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए भी एक हो जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए, और मैं चाहूँगा जो आपका ये मुहिम है कैंसर मुक्त, ये पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जाए। थैंक यू सुधांश, थैंक यू सो मच।